हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बायोवॉफन। तो आज हम एक न्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सीएसआर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक यूनिट है। इसी तरह की दो इम्पॉर्टेंट यूनिट्स जो हैं वो बायोकेशन एकेडमी चैनल पे जो है वो रन हो रही हैं इस वक्त। एक है आपकी इकोलॉजी जो कि मोस्ट स्कोरिंग होती है ना, और एक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो कि आपको डिटेल्ड वर्जन जो है बताएगी सेल्स के बारे में, है ना। तो एक डिटेल्ड अगर आपको एनालिसिस और डिटेल्ड स्टडी अगर आपको करनी है, अपने बेसिक स्कोर स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप इस सीरीज को ज़रूर जो है वो गो थ्रू करिए। नीचे आपको बायोकेशन एकेडमी चैनल का लिंक मिल जाएगा, इन दोनों सीरीज का आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इन दोनों सीरीज को चेकआउट कर सकते हैं। इस चैनल पे आपको सेल बायोलॉजी की जो सीरीज है वो मिलेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा है लेक्चर 1 जिसमें हम बेसिक्स देखने वाले हैं सेल बायोलॉजी के, कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें पढ़नी पड़ेंगी। आगे चल करके इन्हीं का डिटेल्ड वर्जन जो है वो हम बाकी आने वाली वीडियोस में कवर अप करने वाले हैं। चलिए, तो बायोकेशन एकेडमी जो है वो नेक्स्ट मंथ जुलाई से एक नया बैच लॉन्च करने वाली है जो आपको सिर्फ और सिर्फ पड़ेगा 6,000 रुपीज़ में। तो अगर आप दिसंबर वाला जो JRF एग्ज़ाम है उसको अगर आप टारगेट कर रहे हो तो ये 6,000 रुपीज़ में आप ऑनलाइन बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको लाइव लेक्चर्स मिल जाएंगे, डेली DPPs मिलेंगी, डाउट क्लासेस आप जो है वो कभी भी ले सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड नोट्स आपको मिलेंगे, प्लस इंडिविजुअल अटेंशन के साथ आपको सारी क्लासेस जो है वो दी जाएंगी, और यूनिट वाइज PYQ प्रैक्टिस भी आपको करवाई जाएगी। तो इतना सब कुछ आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6,000 रुपीज़ में मिल जाएगा, जिससे आप इजीली जो दिसंबर वाला आपका एग्ज़ाम रहेगा उसको आप टारगेट कर सकते हो। अभी इनरोल करने के लिए आप हमें दिए गए नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं या फिर आप हमें दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं। तो आई थिंक सो जो लोग दिसंबर का एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको आप मिस ना करें। आगे बढ़ते हैं और अपना जो है वो लेक्चर आज का शुरू करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ के बारे में जानेंगे। क्योंकि हमने क्या बोला कि हम बेसिक्स ऑफ सेल बायोलॉजी देखने वाले हैं, तो सेल के अंदर जो बेसिक सबसे चीज है दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ, जिसमें आपने ATP के बारे में सुना होगा। ATP क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कहता है कि सबसे ज्यादा कॉमन मॉलिक्यूल है ये सेल के अंदर, जो कि सेल यूज करता है जब उसे कोई चीज कैप्चर करनी हो, या फिर उसे कोई चीज स्टोर करनी है, या फिर एनर्जी को किसी और फॉर्म में ट्रांसफर करना है, तो ATP का यूज किया जाता है, राइट। उसके बाद जैसे कि आप देख रहे हो ATP है ना। जब भी ATP टूटती है तो किस में टूटती है? ADP में टूटती है और एनर्जी रिलीज होती है, राइट। लेकिन ये ATP सेल के अंदर बनती कैसे है? तो अगर आप प्लांट सेल लेंगे, है ना, ग्रीन प्लांट्स में क्या प्रेजेंट होता है? ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और ADP से क्या बनाते हैं? ATP बनाते हैं, है ना। तो क्या हो रही है? एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है। वैसे ही ह्यूमंस में तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, जिससे ह्यूमंस भी ADP से क्या बना सकते हैं? ATP बना सकते हैं। क्लियर है बात? उसके बाद ये कह रहा है सेल स्ट्रिंग्स टुगेदर 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स इन लीनियर चेन्स ईच विद अ डिफाइंड सीक्वेंस टू फॉर्म प्रोटीन्स। सेल के अंदर आप सभी को पता है स्टैंडर्ड 20 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब देखो, कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इसलिए जो भी हम खाना खाते हैं उससे हमें वो अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं, राइट। तो ये जो 20 स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स हैं, सेल इनको यूज करता है, इनके अलग अलग सीक्वेंस बनाता है, और उन्हीं सीक्वेंस से एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनती है।
इसी तरह के जो डिफरेंट सीक्वेंसेस हैं, उनसे बहुत सारी प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बनती हैं। अब प्रोटीन्स क्यों बना रही है बॉडी? क्योंकि प्रोटीन्स के बहुत ही वाइड वैरायटी के फंक्शंस जो हैं वो हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं। बहुत सारे प्रोटीन्स तो क्या होते हैं, खुद ब खुद इंजाइम्स होते हैं, जो कि आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे उसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो, चाहे उनमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हों, वो सभी के सभी जितने भी रिएक्शंस हैं उनको कैटालाइज कौन करते हैं? इंजाइम्स करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में तो आप सभी को पता ही होगा। अब वहां पे डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए बंच ऑफ एंजाइम्स यूज होते हैं, और ये एंजाइम्स खुद में क्या हैं? प्रोटीन्स, राइट। तो इसीलिए बॉडी जो है वह प्रोटीन सिंथेसाइज करती है इन सभी अमाइनो एसिड्स को यूज करके, राइट। आगे बढ़ते हैं और एटीपी और एडीपी में थोड़ा सा फर्क देखते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी, है ना। ट्राइफॉस्फेट का मतलब 3 फॉस्फेट। तो यहां पे आप देखो 3 फॉस्फेट हैं और तीनों के बीच में 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, जब भी एटीपी है और एनर्जी यूज होनी है तो ये एटीपी टूट जाती है। ये टूटती है और क्या रह जाती है? एक जो है वो हाई एनर्जी बॉन्ड टूट गया तो क्या बच गया? 2 फॉस्फेट बच गए, है ना। तो वही बनाती है क्या? एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, तो ये आपके पास 2 फॉस्फेट रह जाते हैं, प्लस जो एक फॉस्फेट टूटा है वो जो है वो आपका इस फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो है दोनों ही एनर्जी की फॉर्म, बस एडीपी में 1 हाई एनर्जी बॉन्ड प्रेजेंट होता है और एटीपी में जो है वो 2 हाई एनर्जी बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्लांट को या फिर ऐसा समझ लें कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट है ना, कोई अगर चाहे फोटोसिंथेसिस करे या ना करे, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करे या ना करे, रेस्पायर हर कोई करता है, और जब भी रेस्पिरेशन होती है तो एटीपी की फॉर्मेशन वहां पे भी होती है। ठीक है, 11th या आई थिंक सो 12th क्लास में बायोलॉजी में आपका एक टॉपिक है रेस्पिरेशन। वहां पे आपको बताया जाता है कि कैसे ग्लाइकोलिसिस होती है, लिंक रिएक्शन चलती है, सिट्रिक एसिड साइकिल चलती है ना, उससे अलग अलग एनर्जी करेंसीज बनती हैं, फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के ये सभी एनर्जी करेंसीज जो है वो एटीपी में चेंज हो जाती हैं। तो कहने का मतलब ये रेस्पिरेशन हर एक ऑर्गेनिज्म में होती है और इसका एंड प्रोडक्ट जो है वो एटीपी रहता है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अब बॉडी में एटीपी भी पड़ी हुई है और एडीपी भी पड़ी हुई है, राइट। तो बॉडी इनका करती क्या है, कहां कहां एटीपी को यूज कर लेगी, कहां कहां पे एडीपी का यूज आएगा। तो दोनों ही एनर्जी की फॉर्म्स हैं, राइट। पहला अगर आप एटीपी का यूज देखो तो लिखा है सेल्यूलर मूवमेंट। सेल के अंदर जितनी भी मूवमेंट्स होती हैं वो एटीपी की मदद से होती हैं, जिसमें मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आ गई, क्रॉलिंग मूवमेंट्स आ गई एंटायर सेल की, मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। ठीक है, सेल डिवीजन की एक वीडियो है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप एक बार सेल डिवीजन वाली वीडियो को गो थ्रू जरूर करें। आपके जितने भी सेल डिवीजन से जुड़े हुए डाउट्स हैं, जितने भी अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आपके बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, डाउट्स तो आपके रहेंगे ही नहीं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, सेल डिवीजन की वीडियो आपने वहां से देखनी है। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता चल गया कि एटीपी का काम जो है वो ऑलमोस्ट जितने भी सेल मूवमेंट्स हो रही हैं वो सभी की सभी जो है वो किसकी वजह से हो रही है? एटीपी की वजह से। ठीक है, देखो सेल के अंदर मूवमेंट या तो एटीपी की वजह से हो सकती है या तो फिर कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वहां पे बन जाए। ठीक है, और अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट करनी है तब भी एनर्जी यूज होती है, लेकिन इसके लिए हम एडीपी का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हम एडीपी के बारे में पढ़ेंगे तब आएंगे इसके ऊपर। तो कहने का मतलब ये है या तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाए या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं बना है फिर भी कोई चीज ट्रांसपोर्ट करनी है सेल को तो वो एटीपी का यूज कर सकता है, राइट। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज क्या है? सिंथेसिस ऑफ अदर सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि सेल के अंदर और भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, अगर सेल को उनको सिंथेसाइज करना है, उनको बनाना है
ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, सेल को अपनी पूरी जो लिपिड बायलेयर है वो अगर बनानी है तो कैसे करेगा, एटीपी का यूज करेगा, एनर्जी तो लगेगी ना, ठीक है। और अगर कुछ सर्टेन रिक्वायर्ड मेटाबोलाइट्स उसको बनाने हैं तब भी एटीपी का यूज वो कर लेगा। तीसरी चीज देखो, तीसरी चीज ये बोल रहा है सिंथेसिस ऑफ सेल्यूलर मैक्रोमोलिक्यूल्स, छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं, है ना, आपने रेप्लिकेशन पढ़ा होगा, ठीक है। अगर रेप्लिकेशन नहीं पढ़ा है तो मॉलिक्यूलर बायो की एक सीरीज जो है वो पूरी की पूरी चल रही है बायोकेशन एकेडमी के चैनल पे, आई थिंक सो जब तक मैंने ये वीडियो बनाई है लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। सारी की सारी जो टॉपिक्स हैं, है ना, यूनिट वाइज, जैसे अभी हम इकोलॉजी कवर अप कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम मॉल बायो वहां पे कवर अप कर रहे हैं, और सेल बायो जो है वो आपको इस चैनल पे मिल रही है। इस तरह से हम यूनिट वाइज जो है वो अलग अलग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप जो है वो फ्री में हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो तो इन जो सीरीज हैं इनको आप जरूर देखिए, क्योंकि इसमें कंप्लीट आपको नॉलेज मिल जाएगा, प्लस पीवाईक्यू सेशंस भी कई बार आपको बीच बीच में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए फ्री में आप अपनी तैयारी जो है वो यहां से कर सकते हो, आपके लिए तो विन विन सिचुएशन है। क्लियर है बात? तो रेप्लिकेशन में क्या होता है, रेप्लिकेशन में हमने देखा था कि कैसे जो सेल है उसके अंदर डीएनए पड़ा होता है ना, और डीएनए जो है वो खुद से ही अपने आप को रिन्यू करता रहता है ना। तो ये कैसे होता है, कैसे सिंथेसिस हो जाती है खुद से डीएनए की, या फिर डीएनए से आरएनए की, है ना, और फिर आरएनए से आगे चल करके प्रोटीन्स की। तो इन सभी जो ये सिंथेसिस हो रही है ना, इसमें कहीं ना कहीं एनर्जी यूज होगी, और वो एनर्जी किस फॉर्म में यूज होती है, एटीपी की फॉर्म में, ठीक है। जब आप रेप्लिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर जो है, जब डीएनटीपी इंक्लूड होते हैं या फॉस्फेट बैकबोन बनती है तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये तो हो गए एटीपी के यूजेस। अब हम आते हैं एडीपी के ऊपर। एडीपी में पहली चीज देखो, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कई बार सेल के अंदर एटीपी यूज नहीं होता ट्रांसपोर्ट के लिए, है ना, तो यानी कि वहां पे कोई ना कोई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि ये कोई नदी है, ठीक है, आपको कश्ती को कहाँ लेके जाना है, यहां से कश्ती को आपको यहाँ इस पोर्ट पे लेके जाना है, ए से बी पे लेके जाना है, और नदी जो है वो इस साइड को बह रही है। अब देखो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना हुआ है ना, यहां से नदी का फ्लो इधर को है, तो आपको चप्पू चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुपचाप यहां से इधर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको ए पॉइंट से कश्ती को सी पॉइंट पे पहुंचाना है, यानी कि आपको अगेंस्ट द ग्रेडियंट, अगेंस्ट द फ्लो जाना पड़ेगा, तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। समझ रहे हैं आप बात? तो यही वैसे ही सेल के अंदर भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनता है, ठीक है। एक तो होता है आपका हाई टू लो, जो नॉर्मल चलता है, कोई चीज हाई मात्रा में प्रेजेंट है वो लो की तरफ को बहेगी, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज को उल्टा कर दे, लो से हाई की तरफ को आपको लेके जाना है, तो ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट हो गया, और ऐसे जितने भी प्रोसेसेस होते हैं उनमें एडीपी यूज होती है, ठीक है, एज अ एनर्जी सोर्स। क्लियर होगी बात? दूसरी, that is generation of an electric potential across a membrane important for nerve function। आप सभी को पता होगा जो हमारा नर्व सेल होता है ना, उसमें भी क्या होता है, ऐसे ग्रेडियंट बनता है क्रॉस द मेम्ब्रेन, कि अंदर मेम्ब्रेन के अंदर कोई अलग चार्ज होगा, बाहर जो है वो अलग चार्ज होगा, तो ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट हो जाता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ऐसा इसलिए होता है ताकि सिग्नल की जो है जंप कर करके जो है वो तेजी से, है ना, तेजी से हमारे विद इन माइक्रो सेकेंड का भी, बिल्कुल माइक्रो सेकेंड्स में आपके जो भी चीज चल रही है वो ब्रेन तक मैसेज पहुंच जाए, ठीक है, या ब्रेन से जो है वो किसी पर्टिकुलर पार्ट में जाना है तो वहां पे पहुंच जाए, ठीक है। तो वहां पे भी एडीपी का यूज जो है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने में। और तीसरी चीज हीट। अब हीट कैसे बनेगी, देखो एटीपी टूटती है ना, किस में बदल जाएगी, एडीपी में प्लस पीआई, है ना, या और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कह देते हैं हम जिसको। तो कहने का मतलब ये है, क्योंकि ये हाई एनर्जी बॉन्ड है, अब यहां से बॉन्ड टूटेगा,
एडीपी बनेगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना, जैसे ये बॉन्ड टूटता है ना, हीट भी निकलती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो यहां पे इतनी सारी चीजें जो है वो एटीपी की मदद से कर रहा है, और सेल जो है वो एडीपी को भी नहीं छोड़ता, इसको भी यूटिलाइज कर लेता है। क्लियर होगी बात? चलिए, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड्स आर द कंजर्व्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल सेल्यूलर मेम्ब्रेन्स। कहने का मतलब ये है, दुनिया का आप कोई भी सेल उठा लो, ठीक है, चाहे आप कोई बैक्टीरियल सेल उठा लो, चाहे आप कोई ह्यूमन सेल उठा लो, प्लांट सेल उठा लो, कोई भी उठा लो, उन सभी में एक चीज आपको कॉमन देखने को मिलेगी, दैट इज फॉस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो। ठीक है, अब ये क्या बोलता है? द वॉटरी इंटीरियर ऑफ सेल इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अ टू लेयर्ड शेल ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा है। अब ये कहता है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये होती है आपकी टू लेयर्ड शेल। ठीक है, टू लेयर्ड शेल ऑफ फॉस्फोलिपिड को कहा गया, मतलब फॉस्फोलिपिड के दो लेयर्स जो हैं वो इसमें प्रेजेंट होती हैं। कैसे होती हैं, उनका अरेंजमेंट जो है वो समझना। अच्छा, एक वीडियो है लिपिड राफ्ट करके, ठीक है, बायोकेशन एकेडमी के चैनल पे आपको वो है देखने को मिल जाएगी। इसका लिंक आपको नीचे शेयर कर दिया जाएगा। इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है अगर आप फॉस्फोलिपिड्स को अच्छे से समझना चाहते हो तो, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन है ना, ये कैसे है, जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड है तो ये इसका हेड है, ये इसकी टेल है। हेड जो है वो कैसा होता है? हाइड्रोफिलिक, यानी कि वाटर लविंग होता है। इसीलिए आप देखो जिस साइड पे वाटर होता है ना, देखो सेल के बाहर जो है वो पूरा वाटरी इन्वायरमेंट होता है, इसीलिए हेड वाला पोर्शन जो है वो बाहर को होता है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म भी कैसा होता है? वाटरी इन्वायरमेंट होता है, इसलिए हेड जो है वो यहाँ पे भी अंदर को है। यानी कि ये जो टेल है वो कैसी है? हाइड्रोफोबिक, जो वाटर को पसंद नहीं करती, है ना। तो ये जो है वो देखो अंदर वाली साइड पे अरेंज्ड है। ठीक है, अब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड राफ्ट बनता है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा क्या माजरा है, कैसे ये बनता है, इसके ऊपर क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिपिड राफ्ट। एक बार इसको गो थ्रू जरूर कर लेना। आई थिंक सो 15-20 मिनट की जो वो वीडियो है, ठीक है, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है, छोटी सी वीडियो है, एक बार उसको देख लेना क्योंकि इस पर से क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब हमने ये समझ लिया कि जो फॉस्फोलिपिड लेयर है ना आपकी, एक तो ये वाली लेयर हो गई और एक जो है वो अंदर वाली लेयर होगी, यानी कि ये बाय लेयर, दो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, इसीलिए इसको टू लेयर्ड शेल कहा गया था, किसका? फॉस्फोलिपिड्स का। क्लियर है बात? अब क्या होता है कि कोई मटेरियल जो है वो सेल से बाहर है और इसको अंदर आना है, ठीक है, अगर तो ये देखो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है, ये भी पानी को पसंद नहीं करता, तो ये फटाक से यहां से एंटर कर जाएगा। लेकिन अगर ये वाटर लविंग है तो ये जो हाइड्रोफोबिक वाला रीजन है ना, ये इसको यहां से एंटर नहीं करने देगा। उस केस में ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होती हैं, ये एक तरह से क्या है? टनल क्रिएट कर देती हैं, एक रास्ता बना देती हैं, जिससे जो मटेरियल सेल को चाहिए और वो हाइड्रोफोबिक है, जो इस रास्ते को चूज ना कर सके, तो वो इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की मदद से अंदर चला जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड आपको हर एक सेल में देखने को मिलेगी, चाहे आप कोई भी सेल उठा करके देख लो। ठीक है, और यही फॉस्फोलिपिड जो है सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज होते हैं ना, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, क्लोरोप्लास्ट हो गया, तो उनमें भी आपको ये देखने को मिलेगी। चलिए, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब आगे बताया है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में कि इसका बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर जो है वो रहता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर रहता है। देख लो, ये है एक प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो ऐसे ही डीएनए यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो इसी तरह से पड़ा हुआ है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ठीक है, और किस में पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है, ये साइटोप्लाज्म। अब अगर आप इसकी वॉल की बात करोगे ना, इसकी जो मेम्ब्रेन है बाहर की, है ना, अब देखो यहाँ पे सेल वॉल भी होगी, है ना, ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में अलग अलग सेल वॉल्स होती हैं, आपको ऑलरेडी पता है। अब क्या होता है, सबसे अंदर वाला जो साइड है ना, अंदर वाली लेयर है, दैट इज इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
क्लियर है। उसके बाद जो है वो प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फिर सेल वॉल के बाद ये वाला जो हिस्सा है ये होता है पेरिप्लाज्मिक स्पेस, और फिर इसके बाद आ जाती है नेक्स्ट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है आपके प्रोकैरियोटिक सेल का। अब हम देखेंगे यूकैरियोटिक सेल, जिसमें कंपैरिजन दिया है किसका, एनिमल सेल का और प्लांट सेल का। अलग अलग ऑर्गेनलीज के बारे में यहाँ पे बताया है, जैसे कि सबसे पहले इन्होंने बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। तो नंबर 1 अगर आप देखोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों सेल्स में प्रेजेंट होती है। क्या करती है ये, कंट्रोल्स मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो कोई भी सेल के अंदर मूवमेंट होनी है, कोई भी चीज जो है वो सेल के अंदर मूव करवानी है या फिर सेल से बाहर भेजनी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन क्या है, सेल सेल सिग्नलिंग में। जैसे कि आप सभी को इम्यूनोलॉजी अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी तो वहां पे एक टॉपिक आता है इंटरफेरॉन्स का। क्या होता है कि जैसे ये सेल है ना, अब सेल के ऊपर मान लो कि कोई अटैक हो गया, कोई वायरल अटैक हो गया है ना, तो क्या होता है कि ये सेल जो है ना कुछ ऐसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज करने लग पड़ता है, जिससे आसपास के सेल्स को पता चल जाता है कि मेरे ऊपर अटैक हो गया, तुम खुद को बचा लो। तो ये अपना डिफेंस मैकेनिज्म तैयार कर लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये जो सेल सेल सिग्नलिंग है ना, ये इसमें भी कौन हेल्प कर रहा है, आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प कर रही है। उसी तरह से सेल एडहेशन। अब कई बार क्या होता है, जो सेल है ना वो बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं कहीं कहीं पे, तो सेल एडहेज मतलब चिपका के रखते हैं खुद को। तो सेल एडहेशन में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो हेल्प करती है। दूसरा जो ऑर्गेनली है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, नंबर 2। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये दोनों सेल्स में आपको देखने को मिलेगा, विच आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। तो ये कैसा ऑर्गेनली है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। कई बार ये भी पूछ लेता है, तो ये याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली है। कहने का मतलब ये है, जैसे अभी आप यहाँ पे देख के आए ना प्रोकैरियोटिक सेल को, देखो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, एक मेम्ब्रेन ये है, एक मेम्ब्रेन ये है। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्लियर है। उसके बाद ये करता क्या है, जनरेट एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड फैटी एसिड। तो इसका काम क्या है, आपने सभी ने पढ़ा होगा ना, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ सेल। आई थिंक तो 6ठी क्लास से सब यही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, या तो ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर ले या फिर फैटी एसिड को। अब देखो फैटी एसिड्स को ना बहुत रेयर, जब बॉडी के अंदर बिल्कुल ही ग्लूकोज नहीं बचा, खाना नहीं बचा, तब बॉडी जो है वो फैटी एसिड्स को यूज करती है एटीपी जनरेट करने के लिए। क्लियर है बात। उसके बाद थर्ड आपका आ जाता है लाइसोसोम। अब लाइसोसोम देखो सिर्फ और सिर्फ किस में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में। ठीक है, प्लांट सेल में नहीं होता। अब लाइसोसोम में क्या होता है, ये है लाइसोसोम, इसके अंदर पड़ा होता है पूरा का पूरा एसिडिक एनवायरमेंट। ठीक है, एसिडिक ल्यूमन होता है इसका पूरा। अब जितना भी सेल के अंदर वेस्ट है ना, जो भी वॉर्न आउट सेलुलर मेम्ब्रेन है ना, कोई ऑर्गेनली जो है वो उसको रिप्लेस करना है सेल को, जितना भी कचड़ा है मतलब सेल का, वो सारा का सारा चला जाता है इस लाइसोसोम के ल्यूमेन के अंदर। और ड्यू टू एसिडिक एनवायरमेंट वो सारा का सारा मटेरियल जो है वो अंदर ही अंदर डिग्रेड हो जाता है। क्लियर है बात। चलिए अब फोर्थ आपका दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो है न्यूक्लियस के बाहर वाली कह सकते हैं, है ना। जैसे ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर एक और लेयर होती है दैट इज न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, जो इसको न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करके रखती है। अब ये जो न्यूक्लियर एनवेलप होती है ना, ये भी एक तरह का डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये जो पहली आ गई लेयर, और दूसरी ये जो लेयर है ना, इसके साथ बिल्कुल ऐसे ER अटैच होता है। ठीक है, इनक्लोजेज द कंटेंट्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये क्या करती है, न्यूक्लियस का जितना भी कंटेंट है ना उसको एक जगह यानी कि न्यूक्लियस के अंदर अलग से पैक करके रखती है। द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉन्टिन्यूस विद द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो बाहर वाला न्यूक्लियर एनवेलप की लेयर है, इसके साथ ही बिल्कुल क्या अटैच होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ आपका आ जाता है दैट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो ये है आपका न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में। ये एक न्यूक्लियर सब कंपार्टमेंट होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट वेयर मोस्ट ऑफ दी सेल्स RNA इज सिंथेसाइज्ड। कि जितने भी सेल के अंदर RNA होते हैं वो सब के सब न्यूक्लियोलस में सिंथेसाइज होते हैं। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, अब देखो जैसे आप सभी को पता है
राइबोसोमल आरएनए, है ना। अच्छा, जब हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक सेल पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो है वो पर्टिकुलर टाइप का, ठीक है, आरएनए जो है वो होता है ना। राइबोसोम जो है वो 70s होते हैं, यूकैरियोट में यही 80s होते हैं। अब इनमें आगे और डिफ्रेंसिएशन होती है ना कि स्मॉलर सब यूनिट है ना, और बड़ी वाली सब यूनिट। फिर इसमें कुछ आर प्रोटीन्स भी आती हैं, आरआरएनए की प्रोटीन्स, किसी में 22 होती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी प्रोटीन्स है ना, इनकी ये बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो आरआरएनए प्रोटीन्स है ना, ये कहाँ सिंथेसाइज होंगी, न्यूक्लियोलस में होती हैं, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये सब कुछ समझाने का यही है कि ये आरआरएनए वाली जो प्रोटीन्स हैं, ये वो वाली प्रोटीन्स हैं जिस जो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आप सभी के लिए, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन सा और यूकैरियोटिक सेल में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट, सिक्स्थ है न्यूक्लियस, ठीक है। खुद न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज फिल्ड विद क्रोमेटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, साइट ऑफ एमआरएनए एंड टीआरएनए सिंथेसिस। अब ये देखो, ये आपका न्यूक्लियोलस हो गया, इसके अंदर एक सब कंपार्टमेंट हो गया जहां पे आपकी जो भी आरएनए प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज हो रही हैं। अब दूसरी चीज ये क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस, ये पूरा का पूरा ऑर्गेनली, इसके अंदर एक्चुअली में क्या पड़ा हुआ है, सारा का सारा जितना भी आपका जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो पड़ा हुआ है, प्लस इसमें प्रोटीन्स पड़ी होती हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यही वो साइट है, न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए जो है वो क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए बनता है। यही एमआरएनए यहां से न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और रफ एंडोप्लाज्मिक पे जाता है जहां पे इसकी एक्चुअली में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, ठीक है। तो ये वो साइट है, ये न्यूक्लियस वो साइट है जहां पे एमआरएनए बनता है प्लस टीआरएनए भी सिंथेसाइज होता है। क्लियर है बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है। ये आपको पार्ट जो आपका सेक्शन बी होता है ना, वहां पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। वो आपको स्टेटमेंट दे देगा कि क्या एमआरएनए और टीआरएनए न्यूक्लियस के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, है ना, ऐसे स्टेटमेंट्स बना के दे देते हैं। तो एक एक लाइन पर से क्वेश्चन बन जाएगा। उसके बाद सेवंथ देखो, सेवंथ क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप सभी को अभी बताया मैंने कि ये है न्यूक्लियर एनवेलप, इसके साथ ही क्या था, रफ एंडोप्लाज्मिक, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। दो तरह के ईआर होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स नहीं होते, ठीक है, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये जनरल सी डिस्कशन है, ये आप सभी को ऑलरेडी पता है। अब ये बता रहा है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता क्या है, इट कंटेन्स एंजाइम्स दैट सिंथेसाइज लिपिड्स। ये उन एंजाइम्स को कंटेन करके बैठा है जो एक्चुअली में लिपिड सिंथेसाइज कर रहे हैं। और क्या करता है ये, डिटॉक्सिफाई सर्टन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स, जो भी हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स है ना, उनको डिटॉक्सिफाई करता है ये सेल में से। क्लियर है बात। उसके बाद एट्थ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका फंक्शन किसमें होता है, सिंथेसिस में, प्रोसेसिंग में। और क्या करता है ये, सॉर्टिंग ऑफ सिक्रेटेड प्रोटीन्स, ठीक है। अब ये सिक्रेटेड प्रोटीन्स की सॉर्टिंग भी करता है, प्रोटीन्स को सिंथेसाइज भी करता है, उनकी प्रोसेसिंग भी करता है, और जो लाइसोसोमल प्रोटीन्स है ना वो भी यही सिंथेसाइज करता है, और कुछ सर्टेन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स है वो भी यही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही सिंथेसाइज होती हैं। उसके बाद आ जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये कुछ कुछ जो है ना वो रफ एंडोप्लाज्मिक जैसा ही होता है, लेकिन ये एक अलग ऑर्गेनली है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो, ये है आपका गोल्जाई कॉम्प्लेक्स, यही सेम एनिमल सेल में भी है। एट्थ वाला नंबर जो है वो आपका रफ एंडोप्लाज्मिक के लिए बता रहा है, और सेवंथ वाला नंबर जो है वो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बता रहा है, ठीक है। अब गोल्जाई कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या करता है, ये भी सॉर्ट भी कौन
सैचुरेटेड प्रोटीन्स को भी सॉर्ट कर रहा है, लाइसोसोमल प्रोटीन को भी सॉर्ट कर रहा है, और जो भी मेम्ब्रेन जैसे कि मैंने आपको बताया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या है, सेल से अंदर कुछ भेजना या सेल से बाहर कुछ भेजना। ठीक है, अब मान लो सेल जो है वो कुछ बाहर भेजना चाहता है, तो क्या करेगा, ये ईआर में प्रोटीन सिंथेसाइज हुई या कुछ भी सिंथेसाइज हुआ, गोल्जाई के पास गया, गोल्जाई को काम मिला कि भाई इसको सेल से बाहर भेजना है, वो अपना एक सिक्रेटरी वेसिकल ऐसे करके निकालेगा, इसके बीच में मटेरियल पैक कर दिया होगा, फिर ये सीधा का सीधा कहाँ जाएगा, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जाकर के इस तरह से फ्यूज हो जाएगा, जो भी इसके अंदर मटेरियल होगा उसको बाहर भेज देगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो पूरा काम करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किसके ऊपर, पेरोक्सिसोम के ऊपर। पेरोक्सिसोम क्या करते हैं, ठीक है, सबसे पहले तो देख लो कहाँ है, दोनों में पेरोक्सिसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो एक अलग सा ऑर्गेनली है ये जो दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है। Peroxisome contains enzyme that break down fatty acids into smaller molecules used for biosynthesis and also detoxify certain molecules. तो peroxisome का काम होता है फैटी एसिड्स को तोड़ना, ये फैटी एसिड को तोड़ता है और कुछ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, है ना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में उनको तोड़ के रख लेता है। अब ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स फर्दर जो है वो किसी न किसी चीज की बायोसिंथेसिस के लिए यूज कर लिए जाते हैं, या फिर कई बार ये कुछ मॉलिक्यूल जो है उनको डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करता है। कौन, पेरोक्सिसोम। क्लियर है बात। उसके बाद 12th आ जाता है आपके पास साइटोस्केलेटन फाइबर्स। साइटोस्केलेटन फाइबर्स, ठीक है, जस्ट इसको इरेज करते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब देखो ये है नंबर 12, ये आपको दिख रहे हैं ग्रीन ग्रीन कलर में, है ना, ऐसे लंबी लंबी जो लाइंस है, ये एक्चुअली में आपके क्या है, साइटोस्केलेटन फाइबर्स। ये क्या करते हैं, दे फॉर्म नेटवर्क एंड बंडल्स दैट सपोर्ट सेलुलर मेम्ब्रेन, हेल्प ऑर्गेनाइज ऑर्गेनलीज एंड पार्टिसिपेट इन सेल मूवमेंट। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखो क्या हुआ, मैंने आपको क्या बताया अभी कि गोल्जाई है वो पैकेजिंग करता है और वेसिकल को मेम्ब्रेन की तरफ को भेज देता है। अब वेसिकल को कैसे पता कि मेरे को इसी साइड को जाना है, तो ये जो आपके साइटोस्केलेटन फाइबर है ना, ये पूरी इस तरह से सेल में पड़े होते हैं, ये एक्चुअली में वेसिकल को गाइड करते हैं, यहां तक इसको लेकर के जाते हैं और फिर बाहर जो आपका मटेरियल है उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वेसिकल जो है वो मटेरियल अपना बाहर छोड़ देगा। तो एक्चुअली में ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प कर रहे हैं, सेल में जितनी भी मूवमेंट है उसमें हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, ये जो ऑर्गेनली हैं ये अपनी अपनी जगह पे पड़े रहें, इनको ऑर्गेनाइज करने में भी हेल्प कर रहे हैं। और सेल की जो ये मेम्ब्रेन है ना, अब देखो जो आपका एनिमल सेल होता है ना, उसकी तो कोई सेल वॉल नहीं होती, तो ये ऐसे गोल से टाइप का होता है, और जो आपके प्लांट सेल हैं उसमें क्योंकि सेल वॉल होती है तो ये थोड़ा सा रिजिड होता है और इस तरह से इस शेप का होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइटोस्केलेटल फाइबर्स है ना, वो कहीं ना कहीं सेल की ये जो शेप और इंटीग्रिटी है ना, इसको भी बना के रखते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद 13th है आपके पास माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई क्या करते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सराउंडिंग मीडियम। ठीक है, अगर आप ये देखो सेल है ना, सेल के ये जो बाहर ऐसे निकले हुए हैं ना, ये हैं आपके माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं, ये आपको ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये सेल है, एक ये सेल है, और एक सेल जो है वो कुछ ऐसा है, इसके ऊपर बाहर क्या है, माइक्रोविलाइज है। अब देखो इसके पास सिर्फ यही सरफेस है एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ करने के लिए, लेकिन इसके पास ये वाला सरफेस भी है, ये वाला भी है, ये वाला भी है। अब देखो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, तो माइक्रोविलाई जो है वो एक्चुअली में सेल का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, है ना, उनको वो इजीली एब्जॉर्ब कर पाए। जो भी उसके सराउंडिंग मीडियम है, जैसे हमारी बॉडी में पड़ा हुआ है ना, हमारे इंटेस्टाइन के जो सेल्स होते हैं उनके पास ये माइक्रोविलाइज होते हैं। तो जितने ज्यादा माइक्रोविलाइज होंगे उतने अच्छे से जब आप खाना खाओगे तो न्यूट्रिएंट्स अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाएगा। क्लियर है।
उसके बाद 14th है आपके पास सेल वॉल। सेल वॉल अब देखो 14th अगर आप देखोगे तो जो सेल वॉल है ना वो सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलेगी, प्लांट सेल में। ये दिखाइए आपको, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। अब सेल वॉल जो है दैट इज कंपोज्ड लार्जली ऑफ सेलुलोज, क्योंकि जो प्लांट सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की, और वहीं पे फंगस की जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। इस तरह से अलग अलग जो है बैक्टीरिया की जो है वो अलग बनी होती है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ों से सेल वॉल जो है वो बनी होती है। इसका काम क्या होता है, हेल्प्स मेंटेन द सेल शेप, है ना, सेल की शेप जो है वो बनाने के रखता है। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट मैकेनिकल स्ट्रेस, है ना, कोई जो है मैकेनिकल स्ट्रेस जो है वो आ जाए जिसकी वजह से सेल डिसरप्शन होने के चांसेस हों, तो अगर सेल वॉल होगी तो वो बचा रहेगा सेल। उसके बाद 15th आ जाता है हमारे पास वैक्यूल। ठीक है, वैक्यूल का क्या काम है ये देखते हैं। अगर आप नंबर 15 देखो तो ये है आपको बड़ा सा वैक्यूल जो दिखाया गया है, ये है वैक्यूल। ठीक है, क्या करता है ये, स्टोर्स वाटर, आयंस एंड न्यूट्रिएंट्स, डिग्रेड्स मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड फंक्शंस इन सेल इलोंगेशन ड्यूरिंग ग्रोथ। अगर आप देखो तो वैक्यूल सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलते हैं, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में वैक्यूल्स नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल में वाटर को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करना हो तो भी वो वैक्यूल्स का यूज कर लेते हैं, है ना। कोई मैक्रो मॉलिक्यूल है, डीएनए आरएनए प्रोटीन जैसा, उसको डिग्रेड करना है तो भी वैक्यूल में डिग्रेड कर लो, क्योंकि इनके पास लाइसोसोम तो होता नहीं है ना। तो अगर सेल को इलोंगेट करना है, क्योंकि सेल डिवीजन होती है जब, तो सेल खुद को इलोंगेट करता है ना, तो यही जो वैक्यूल्स हैं वो सेल इलोंगेशन में भी हेल्प करते हैं ड्यूरिंग ग्रोथ। फिर ये डिवाइड कर जाते हैं और 1 से 2 सेल बन जाते हैं। क्लियर है बात। उसके बाद 16th अगर आप देखो तो क्या है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब क्लोरोप्लास्ट जो है वो किसमें देखने को मिलेगा, प्लांट्स में देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ क्या सिंथेसाइज करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, एंड आर सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन। अब देखो, एक तो मैंने आपको बताया डबल मेम्ब्रेन कौन, माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा आपका कौन सा हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अगर आपको डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो देखनी है ना, तो वो वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। इसमें सारे फीचर्स की बात की है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड कैसे है, क्या इसकी हिस्ट्री रही है, कहाँ से ये आया, है ना। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट की भी हिस्ट्री है, तो सब कुछ है उस वीडियो में। ठीक है, अराउंड 20 to 25 मिनट्स की वो वीडियो होगी, तो एक बार उस वीडियो को आपने जरूर देखना है। नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए, तो क्लोरोप्लास्ट जो है वो भी एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, एंड कंटेन अ नेटवर्क ऑफ इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स। ठीक है, तो बहुत सारे अंदर सैक्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें जो वीडियो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें इसका स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। चलिए, उसके बाद 17th लास्ट ऑर्गेनेली दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा। ये इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी के पर्सपेक्टिव से। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है ये, दीज आर ट्यूब लाइक सेल जंक्शंस। ठीक है, तो एक सेल जंक्शन की वीडियो आएगी इसके बाद आगे कहीं, है ना, तो उस सेल जंक्शन में आपको प्लाज्मोडेस्माटा पढ़ना पड़ेगा। तो ये बोल रहा है कि ये ट्यूब लाइक सेल जंक्शन होता है दैट स्पैन्स दी सेल वॉल, जो सेल वॉल को ऐसे, मतलब सेल वॉल से पूरा अंदर, सेल के अंदर तक कनेक्ट होती है। ठीक है, तो जैसे अगर आप बलून लो और उसमें क्या करो, नीडल से ऐसे छेद कर दो, तो वैसा ही प्लाज्मोडेस्माटा दिखेगा। ठीक है, एंड कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। अब क्या होता है कि यहाँ पे जैसे ये सेल है ना, एक सेल और होगा यहाँ पे प्लांट सेल, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो क्या है, एक सेल से दूसरे सेल का जो साइटोप्लाज्म है ना, वो इस छोटे से होल से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इस सेल के साइटोप्लाज्म को अगर कुछ चाहिए, है ना, तो वो इस प्लाज्मोडेस्माटा से के थ्रू दूसरे सेल से बोरो कर सकता है वो चीज। तो प्लाज्मोडेस्माटा आर एक्चुअली सेल जंक्शन, जो सेल से सेल को जोड़ते हैं, और इनसे क्या होता है, दोनों सेल्स जो आपस के दोनों सेल्स है ना साथ साथ के, उनके आपस में साइटोप्लाज्म्स जो है वो कनेक्ट होते हैं, और बहुत सारा ट्रांसपोर्ट जो है वो इसी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो है वो सेल करता है अपने सराउंडिंग सेल्स के साथ। क्लियर होगी बात।
सारे के सारे जितने भी 17 ऑर्गेनेलीज हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है। चलो अब हम बात कर रहे हैं ऑल थ्री फाइबर सिस्टम्स कंट्रीब्यूट टू द शेप एंड मूवमेंट ऑफ सेल्स। कहने का मतलब ये है, अभी हमने पीछे एक चीज पढ़ के आए हम, है ना, क्या पढ़ा हमने, साइटोस्केलेटन फाइबर्स। अब ये बोलता है कि जो साइटोस्केलेटन फाइबर्स होते हैं ना, वो भी अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया है, माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। अब ये देखो, देखने में आपको चाहे जो है वो कुछ सिमिलर लग रहे हो, है ना, जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स से ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं। थोड़े से माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है और माइक्रोफिलामेंट्स, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल रहा है। एक्चुअली में तो ये जो तीनों है ना, ये तीनों आर डिफरेंट, ठीक है। इनकी जो बनावट है ना, क्या कह सकते हैं, जो इनकी यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं, जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही हैं, वो ही अलग है। और आगे चल के इनका जो काम है ना, वो भी ऑलमोस्ट जो है वो थोड़ा डिफर करता है, बट ट्रांसपोर्ट में ये हेल्प करते हैं, सेल इंटीग्रिटी बना के रखते हैं, है ना, ये सारे जो इनके बेसिक फंक्शन है वो तो ये परफॉर्म कर ही रहे हैं, ठीक है। तो इनका एक्चुअली में सेल की शेप बना के रखना, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट्स हैं वो करवाना, वो सब कुछ ये करते हैं, लेकिन ये डिफरेंट कहाँ पे हैं, इनकी बनावट में, ठीक है। तो जब हम इनके बारे में आगे चल करके पढ़ेंगे, वहां पे हम सारी इन तीनों फिलामेंट्स को डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। चलिए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस क्या बोला था हमने कि न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर एनवेलप होता है, कैसा होता है, बाइलेयर होता है, ऐसे ही बोला था। तो ये आपकी जो सबसे बाहर वाली लेयर है ना, इसके साथ ही क्या प्रेजेंट है, रफ एंडोप्लाज्मिक प्रेजेंट है, जिसके ऊपर छोटे छोटे आपको ब्लैक ब्लैक से क्या दिख रहे हैं, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक है, इसके अंदर वाला जो ये हिस्सा है ना, दैट इज ल्यूमेन, ठीक है। हर एक ऑर्गेनेली के अंदर वाला जो हिस्सा होता है ना, उसको हम ल्यूमेन कह देते हैं। उसी तरह से क्या है ये, अच्छा ये आपको बताया गया है कि ये है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, जो जिसके ऊपर जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक बना हुआ है। उसके बाहर, सेल के बाहर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखाई है, और इसके ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक हैं ये राइबोसोम्स दिखा रखे हैं। अब इसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर जो ये सारा मटेरियल है ना, ये सारे जो ये सब कुछ पड़ा हुआ है, दैट इज क्रोमैटिन, ये डीएनए है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो आपकी न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये पूरी तरह से ऐसे न्यूक्लियस को कवर नहीं करके रखती। यहां से छोटे छोटे छेद जो है ना, वो अंदर न्यूक्लियस तक जा रहे होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी टाइप की प्रोटीन्स जो है वो होती हैं, है ना, मैश प्रोटीन्स भी होती हैं, है ना, जो पूरे एक जाली की तरह दिखाई देती हैं। ये सारे मिलकर न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इन सभी चीजों को हम डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं, क्लियर है। ये न्यूक्लियस है, और इसके अंदर, बिल्कुल अंदर जो एक सब कंपार्टमेंट हमने पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लियोलस, है ना, जहां पे आरआरएनए जो है वो सिंथेसाइज होता है, ठीक है। उसके साथ ही में आप देखो, यहाँ पे साइटोसोल दिखाया है, यहाँ पे ये लैमिना है, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। और ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो सारी चीजें जो है वो डिटेल में कवर अप करेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ ये दिखाया गया ताकि जब हम इनको पढ़े ना, तो आपके अंदर ये विजुअलाइजेशन होना जरूरी है कि ये चीज क्या पढ़ रहे हैं हम, है ना, कि कहाँ पे ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। तो इसलिए आपको ये दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर्स वगैरह सब प्लॉट की हैं। उसके बाद एंडोसोम्स ये कहता है एंडोसोम्स एंड अदर सेलुलर स्ट्रक्चर्स डिलीवर मटेरियल टू लाइसोसोम। अभी मैंने आपको लाइसोसोम्स के बारे में कुछ बताया था, है ना। तो लाइसोसोम्स तक सारी की सारी चीजें जो हैं वो पहुंचती कैसे हैं, है ना, उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है ना, उसके आपको 3 रास्ते दिखा रखे हैं। सबसे पहला आपको जो रास्ता है वो बता रखा है, कौन सा, एंडोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि सेल के बाहर कुछ है और ये सेल के अंदर लाइसोसोम तक पहुंचाना है, तो क्या करेगा, ये जो मेम्ब्रेन है ये खुद को एक वेसिकल की फॉर्म में बना लेती है, और अंदर जो है वो अपना जो मटेरियल है इसको पैक करके ले जा रही है। अब ये पहले अर्ली एंडोसोम में चेंज होगा, ठीक है। अर्ली एंडोसोम से फिर ये लेट एंडोसोम में चेंज होता है, फिर लेट एंडोसोम के साथ लाइसोसोम जो है वो मिल जाता है,
और इस तरह से पूरा का पूरा लाइसोसोम जो है वो फॉर्म होता है, और जो भी इसके अंदर काम है या डिग्रेडेशन है चीज की वो होनी है, वो सब कुछ ये होगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको सिर्फ रास्ते दिखाए गए हैं कि कैसे कैसे ये सेल के अंदर होता है। अब ये जो एंडोसाइटोसिस है ना, इसको डिटेल में हम जो है वो कवर अप करेंगे कि कैसे अर्ली एंडोसोम बनेगा, कैसे कब लेट एंडोसोम बनेगा, है ना, और फिर लाइसोसोम जो है वो जुड़ जाता है, तो कैसे ये सारा का पूरा जो पूरा प्रोसेस जो है वो चलता है, ये डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो रास्ता आपको बताया गया दैट इज फेगोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, देखो आपने अमीबा के बारे में सुना होगा, है ना। अमीबा के पास क्या होते हैं, ऐसे करके प्स्यूडोपोडियाज होते हैं ना, फॉल्स फीट भी कहते हैं जिनको। तो ये क्या करता है, ये अपने फूड की तरफ ऐसे मूव करता रहता है। ठीक है, जब इसको ऐसे खाना दिखता है और इसको इसको मतलब एनगल्फ करना है, तो ये कैसे करेगा, अपने जो फीट्स हैं उनको एक्सटेंड करेगा और फिर यहां से इस चीज को ऐसे करके, है ना, बंद कर लेता है। तो ऐसे लगता है कि जैसे ये एनगल्फ कर रहा है, निगल रहा है चीजों को। हमारा सेल जो है जब वो फेगोसाइटोसिस करता है ना, तो ये भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस फॉलो करता है। जैसे ये मान लो बैक्टीरिया है, अब बैक्टीरिया को क्या किया इसने, एनगल्फ कर लिया। एनगल्फ करने के बाद क्या बनाया, फेगोसोम बनाया। ये फेगोसोम सीधा जाता है किसके पास, लाइसोसोम के पास, और फिर इस बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन हो जाती है। तो एक तरह से डिफेंस मैकेनिज्म भी है सेल का। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी में क्या होता है, जैसे मान लो कि ये ER है, ठीक है, या अपना कोई ऑर्गेनली जो है वो खराब हो गया, उसको रिप्लेस करना है, तो उस टाइम पे क्या होता है, जैसे मान लो ये ER है, अब ये क्या करेगा, ER ने क्या किया, माइटोकॉन्ड्रिया को पूरे अच्छे से कवर अप कर लिया। ठीक है, अब ये क्या बन गया, एक तरह से ऑटोफेज या ऑटोफेगोसोम इसको हम कहते हैं। तो ये ऑटोफेगोसोम बन गया एक तरह से, जैसे वहां पे फेगोसोम बन गया था, वो बाहर का मटेरियल था, आप समझ रहे हो, बैक्टीरिया बाहर से आया हुआ है सेल के, इसलिए उसको सिर्फ फेगोसोम कहा। अब ये जो मटेरियल है ये सेल के अंदर ही वेस्ट जो प्रोडक्ट है वो तैयार हो गया है, इसीलिए इसको हम, ये जो फेगोसोम बनेगा इसको हम कहते हैं ऑटोफेगोसोम, जो सेल के अंदर की चीज है। क्लियर है, अभी ऑटोफेगोसोम जो है वो सीधा लाइसोसोम के पास जाएगा और इसकी डिग्रेडेशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 रास्ते हैं जो सेल यूज करता है कोई भी मटेरियल जब लाइसोसोम को डिलीवर होना है तब। ठीक है, इन 3 रास्तों से होता है। ओके, ये सारी चीजें, तीनों चीजें हमने डिटेल में पढ़नी है प्रोसेसेस, अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है। नेक्स्ट जो चीज हम पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल साइकिल। क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग ग्रोथ ऑल यूकैरियोटिक सेल्स कॉन्टिन्यूली प्रोग्रेस थ्रू 4 फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो सेल साइकिल भी यहाँ पे आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी। आपको यहाँ पे छोटा सा एक ओवरव्यू दिया गया है। ठीक है, अगर आपने अभी तक भी एक सेल साइकिल के ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, अगर आपने वो नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि अगर आपने ये सेल साइकिल की वीडियो देख ली ना, आई विल बेट यू कि आपको इसको देखने के बाद एक भी डाउट नहीं रहेगा। बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन्ड वीडियो है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक ओवरव्यू लेके चलेंगे। क्या होता है कि सेल जो है ना, वो हमेशा ही डिवाइडिंग फेज में नहीं रहता। ठीक है, अगर उसको डिवाइड करना है तो वो 2 फेजेस में जाता है, या तो वो इंटरफेज में होगा, फिर इंटरफेज के बाद जो है वो एम फेज में चला जाता है, जहां पे एक्चुअली में डिवीजन होती है। इससे पहले तक इंटरफेज में वो खुद को क्या कर रहा होता है, प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, अब क्या होता है, मान लो कोई सेल है, उसको डिवाइड नहीं करना, तो वो एक G0 फेज में चला जाता है। ठीक है, रेस्टिंग फेज होता है जहां पे सेल्स डिवाइड नहीं करते, लेकिन दे आर रेडी टू डिवाइड, जब भी उनको कमांड मिलेगी दे आर रेडी टू डिवाइड, फिर ये G0 से G1 फेज में आ जाते हैं। ठीक है, अगर सेल को डिवाइड नहीं करना है तो G1 से G0 में चला जाता है, अगर सेल को डिवाइड करना है तो दोबारा G0 से कहां आ जाता है, G1 में आ जाता है, जहां पे सारी RNA प्रोटीन सिंथेसिस ये सब कुछ चल रही होती है। ठीक है, G1 में प्रिपेयर करने के बाद खुद को, फिर यहाँ पे चेक पॉइंट्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो आप जब आप सेल साइकिल वाली वीडियो देखोगे उसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिर चेक पॉइंट्स देखने के बाद जो है वो सेल एस फेज में एंटर करता है, जहां पर पर्टिकुलरली DNA रेप्लिकेशन होती है। तो अगर सेल जो है वो क्या है, डिप्लॉयड है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये डबल डिप्लॉयड हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। अगर यहाँ पे सेल जो है वो कैसा है, हैप्लॉयड है, तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। क्लियर है बात।
उसके बाद एस फेज के बाद सेल जो है वो G2 फेज में एंटर करता है, जहां पे आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह ये सब कुछ चल रहा होता है, दोबारा से चल रहा होता है। फिर यहाँ पे दोबारा चेक पॉइंट वगैरह आता है। फिर उसके बाद एक्चुअली में एम फेज में जाकर के सेल डिवीजन जो है वो होती है, 1 से 2 सेल बन जाते हैं। ठीक है, क्लियर। डायग्राम जो है वो एक्सप्लेन्ड है वहां पे, तो वो वीडियो आप लोग जरूर देखें। चलिए अब आगे चलते हैं हम, दैट इज प्लाज्मोडियम स्पीशीज, द पैरासाइट्स दैट कॉज मलेरिया आर सिंगल सेल्ड प्रोटोजोन्स विद अ रिमार्केबल लाइफ साइकिल। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों डाला है, क्योंकि देखो इससे इससे क्वेश्चन जो है वो अराइज होते हैं। कई बार वो आपसे पूछ लेगा बताओ मलेरिया किससे फैलता है ना, क्या कौन सा वो होता है, ये प्रोटोजोन्स होते हैं, ये याद रखना है। प्लाज्मोडियम से फैलता है ना, या फिर आपसे मॉस्किटो पूछ लेगा, है ना, एनाफ्लीज वगैरह। तो इससे जो है वो छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए मैंने उठा के ये डाला है ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कह रहा है सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स कॉज मेजर ह्यूमन डिजीजेस आर वाइडली स्टडीड इन एन अटेम्प्ट टू डेवलप ड्रग्स दैट विल किल देम बट नॉट इंजर देयर ह्यूमन होस्ट। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे कुछ आपको डिजीजेस के बारे में बताया गया है और किससे होती हैं ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीबीटी के एग्जाम में, आईसीएमआर में ये कई बार भर भर के पूछते हैं यहाँ से। एंटमीबा हिस्टोलिटिका कॉजेज डाइसेंट्री। ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका क्या कॉज करता है, डाइसेंट्री। उसके बाद ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, ये क्या कॉज करता है, वेजिनिटिस। ठीक है, ये याद रखना। एंड ट्रिपैनोसोमा बोरेसी क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इसके ऊपर तो आई थिंक सो कोई आपको पिछले 3-4 क्वेश्चन पेपर ऐसे मिल जाएंगे जहां पे ये रिपीटेडली पूछा गया है। ठीक है, ट्रिपैनोसोमा बोरेसी जो है वो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है। उसके बाद बोल रहा है ईच ईयर द वर्स्ट ऑफ दीज प्रोटोजोन्स दैट इज प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरियम एंड इससे रिलेटेड स्पीशीज। ठीक है, अब जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो सकता है, जैसे यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल आपको एक्सप्लेन की गई है। तो इससे बहुत सारे लोग जो है वो वर्ल्ड वाइड मरते हैं। ठीक है, बोल रहा है कॉज मोर देन 300 मिलियन न्यू केसेस ऑफ मलेरिया। ठीक है, तो ये इससे बहुत सारे लोग जो है वो पूरे साल में ग्रसित होते हैं। अगर आप इसका लाइफ साइकिल एक शॉर्ट पीरियड में देखना चाहो तो क्या होता है, सबसे पहले जैसे मान लो कि कोई मॉस्किटो था, वो ऑलरेडी इन्फेक्टेड था, तो उसके सलाइवा में क्या होते हैं, स्पोरोजोइड्स होते हैं। जैसे ही ये हमें बाइट करता है, ये स्पोरोजोइड्स एंटर कर जाते हैं और अटैक करते हैं किसके ऊपर, लीवर सेल के ऊपर। वहां पे ये इंक्यूबेट करते रहते हैं और फिर क्या करते हैं, मीरोजोइड्स क्रिएट कर देते हैं। अब ये मीरोजोइड्स जो होते हैं ना, ये रेड ब्लड सेल के ऊपर, ह्यूमन के रेड ब्लड सेल के ऊपर अटैक करते हैं। ठीक है, उनके अंदर खुद को डिवाइड करते रहते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे ना आरबीसी में ये एक फेज में चले जाते हैं। कैसे फेज में, वो समझो। जैसे ये आरबीसी में थे, अब ये क्या करेंगे, वहां पे बहुत सारी खुद को डिवाइड करते रहेंगे, फिर आरबीसी बस्ट हो जाता है और बहुत सारे मीरोजोइड्स जो है वो बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, फिर ये मीरोजोइड जो है वो दोबारा किसी हेल्दी आरबीसी को इनहेबिट कर लेंगे और फिर वहां पे ये लाइफ साइकिल रिपीट होता रहता है। ठीक है, अब मान लो कि ये एक तो ये लाइफ साइकिल रिपीट हो रहा है, दूसरा जो ये मीरोजोइड्स है ना, ये क्या करते हैं, ये खुद को गेमेटोसाइट्स में चेंज कर लेते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही कोई मॉस्किटो आया, ठीक है, मान लो कि वो मॉस्किटो इन्फेक्टेड नहीं था, अब ये गेमेटोसाइट्स जो है वो उसकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब ये गेमेटोसाइट्स अगर मीरोजोइट ही रहेगा तो ये देखो स्पर्म के फॉर्म में जाएगा। अगर ये गेमेटोसाइट बन गया है, ठीक है, तब ये एग की फॉर्म में जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप। यहां से मीरोजोइट्स जो थे उन्होंने अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट किया था, स्पोरिलेशन हुई। स्पोरिलेशन का मतलब क्या है कि यहां से जो सेल है ना वो मतलब फट गया होगा और बहुत सारे मीरोजोइट्स बाहर निकले होंगे। अब ये जो मीरोजोइट्स है ना, ये क्या करते हैं, ये या तो स्पर्म की फॉर्म में एंटर करेंगे, या तो अगर ये मतलब ये गेमेटोसाइट्स बन गए ना दोनों, या तो ये स्पर्म की फॉर्म में एंटर करेंगे या तो फिर ये एग की फॉर्म में एंटर करेंगे। ठीक है, तो जैसे ये मॉस्किटो के अंदर एंटर कर गए, उसके गट में ये जाकर के क्या बन जाता है, जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिर वहां से बहुत सारे ये ऊसिस्ट बनता है और फिर बहुत सारे स्पोरोजाइट्स इसके अंदर
मतलब पैदा हो जाते हैं और फिर ये oocyte बर्स्ट होकर के बहुत सारे स्पोरोजोइड जो है वो उसके गट से निकल के उसके स्लाइवा में आ जाते हैं। फिर जब ये किसी हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये लाइफ साइकिल जो है वो इस तरह से चलता रहता है इसका। क्लियर है बात? ठीक है, चलो अब और जो चीजें आपको इसमें पढ़नी है दैट इज जेनेटिक डिजीजेस। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में बताया गया है। इस तरह की बहुत सारी जेनेटिक डिजीजेज हैं जो सेल या सेल के फंक्शन को अफेक्ट करती हैं, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कुछ कुछ जो है वो फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं तो उनको तो आप मास्टर कर लो। जैसे कि एक जो है वो आपके पास मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दिया गया है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे। अब ये क्या बोलता है, डिस्ट्रॉफिन। ठीक है, डिस्ट्रॉफिन जो है वो क्या है, वो है एक प्रोटीन। ठीक है, डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन, अगर आप यहां पे डायग्राम में देखो तो ये ब्लू कलर वाली है डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन। क्या कहता है, द प्रोटीन दैट इज डिफेक्टिव इन ड्यूचीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है ये पूरा नाम है डिजीज का, लिंक्स द एक्टिन साइटोस्केलेटन टू द मल्टी प्रोटीन सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बोलता है ये जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है ना, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, ये एक जेनेटिक डिजीज है, तो ये जो डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन है ना, ये अफेक्ट हो जाती है, ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी। इसका काम क्या होता है, तो ये जो एक्टिन साइटोस्केलेटन है ना, ये इसको जोड़ती है किसके साथ, सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के साथ, जो कि किस में प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। अब देखो ये आपको डायग्रामेटिकली इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि इसके एक एक चीज से क्वेश्चन बन जाता है। वो पूछ लेगा सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपको बताना पड़ेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। वो पूछ लेगा डिस्ट्रोफिन किसको किसको जोड़ता है, तो आपको बताना पड़ेगा एक्टिन को, और जो सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है उसको ये जोड़ता है। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या होता है, बोल रहा है अदर प्रोटीन्स इन द कॉम्प्लेक्स बाइंड टू कंपोनेंट्स ऑफ द बेसल लैमिना सच एज लेमिनिन। अब नॉर्मली जब ये डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एक्टिन को किसके साथ बाइंड करता है, सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के साथ, तो इस सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के अदर प्रोटीन जो इसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं वो इसको जोड़ते हैं किसके साथ, लेमिनिन प्रोटीन के साथ। ये कहां पड़ा होता है, बेसल लैमिना का एक प्रोटीन है। ठीक है, which in turn bind to the collagen fibers that give the basal lamina strength and rigidity। अब ये जो लैमिनिन है ये एक्चुअली में किसके साथ बाउंड होता है, कोलेजिन और जो आपकी फाइब्रस प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है ना उनके साथ। और इस जैसे ही ये इनके साथ बाइंड करता है, अब ये इसको स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, रिजिड हो जाते हैं सेल्स। अब क्या होता है, दस डिस्ट्रोफिन इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स that links the muscle cell and its internal actin cytoskeleton with the surrounding basal lamina। ठीक है, अब देखो ये मसल सेल का एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिससे रिजिडिटी मिल रही है सेल को, जिससे पूरा का पूरा ढांचा जो है वो खड़ा है आपके सेल का। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि डिस्ट्रोफिन प्रोटीन काम नहीं कर पा रहा है तो ये एक्टिन जो है वो इसके साथ कभी लिंक ही नहीं हो पाएगा, और जब ये लिंक नहीं हो पाएगा तो आपके मसल जो हैं वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और इसी डिजीज को कहते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, क्लियर है बात? तो दो तीन चीजें आपको याद रखनी है, एक्टिन किसके साथ जुड़ा होता है, डिस्ट्रोफिन के साथ। डिस्ट्रोफिन जो है एक्टिन को किसके साथ जोड़ती है, सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स के साथ। फिर सार्कोग्लाइकन कॉम्प्लेक्स जो है वो लैमिनिन के साथ जुड़ा होता है जो कि बेसल लैमेला का एक प्रोटीन है, और लैमिनिन जो है वो कोलेजन फाइबर्स के साथ जुड़ा होता है जिसकी वजह से बेसल लैमिना को रिजिडिटी मिलती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आज का लेक्चर जो है वो इतना ही है। आई होप आपको जो बेसिक बहुत अच्छा ऑफर आपको मिल रहा है, ओनली एंड ओनली 6,000 रुपीज जो है वो आपको पे करने हैं, वो भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो इनरोल करने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे जाकर के कांटेक्ट करना है ना। अगर आप जो है तो सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस लेना चाहते हैं तो भी आप
इजीली एग्जाम में क्वेश्चन को टारगेट कर पाओ। और ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ 6000 रुपीज़। ठीक है, बहुत अच्छा ऑफर है। अगर आपको लगता है कि मुझे कोई भी गाइडेंस है और आप इतना ज़्यादा अमाउंट जो आपको पे नहीं करना चाहते, तो ये बैच आप लोगों के लिए बहुत ही सुटेबल बैच है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें, नेक्स्ट लेक्चर का इंतज़ार करें। आज की वीडियो से आपने जो भी सीखा समझा है उसके आप खुद से हैंड रिटन नोट्स जरूर प्रिपेयर करें और हमारे साथ जुड़ करके जो अपनी पढ़ाई है उसको कंटिन्यू रखें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।